हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट बुक का डेली मॉक टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 58। इससे पहले अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा हो तो मैं आपको हमेशा की तरह यही रिकमेंड करूँगा कि बाकी के सेट्स को ज़रूर देखें। साथ ही साथ हम यहाँ पे होमवर्क भी देखेंगे, कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। 10 अप्रैल का होमवर्क मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस की क्षमता और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये 3 टॉपिक्स को आपको कवर करना है और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 204 में देखने को मिलेगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और दे रहा हूँ आपको, इसको पढ़ना है। विषाणु और जीवाणु के द्वारा जो मानव में होने वाले रोग होते हैं उनको आप याद रखिएगा किस तरह से होते हैं और उसका वाहक क्या होता है। इस पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाकर के ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, जुलाई 2020 को पढ़ेंगे और जुलाई 2020 से मैं आपको कल काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, रिवीजन के तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी आपने कई बार इसको पढ़ रखा, दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बिहार एसआई प्री जो होने वाला एग्ज़ाम्स उसका डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं 50 MCQ के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप में बनाया गया जिसमें आपको डेली 50 क्वेश्चंस के साथ ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है हर रोज़ रात को 10 बजे, ठीक है। काफ़ी बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं, करीब 180 से ज़्यादा बच्चे उसमें, और डेली प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि ज्वाइन होने के लिए 40 रुपये इस नंबर पर आपको गूगल पे या फिर फ़ोनपे से पेमेंट करना, और पेमेंट का जो भी आपका स्क्रीनशॉट होगा, रिसिप्ट होगा, उसको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और रोज़ाना फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस के साथ होता है और हर संडे को 100 मॉक टेस्ट होता है। उसके बाद रैंक लिस्ट जारी किया जाता है, साथ ही साथ उसका PDF भी दिया जाता है ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको, और जो भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बाकी जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं और राइट आंसर कमेंट्स करते चलेगा। पहला क्वेश्चन ये है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। अमरकोश के लेखक कौन है, अमर सिंह, ठीक है। और ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। गुप्त संवत के प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है, और ध्यान रखिएगा गुप्त संवत स्टार्ट कब किया गया था, 319 से 320 ईस्वी में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी। अगला प्रश्न है कि भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी, तो सही आंसर होगा अमृतलाल विठल दास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी, तो सही आंसर है फर्रुखसियर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब का शासक कौन था। तो पंजाब के शासक कौन थे, तो दिलीप सिंह, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी थी। आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी थी, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ऑप्शन ए नवादा जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास जो है लगभग कितना है, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स विश्वतीय जो व्यास है वो 12,750 किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन पे पूछ ले कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो आपको पता है कि ध्रुवीय व्यास विश्वतीय व्यास से डेफिनेटली कम होगा, तो ये कितना है 12,714, ठीक है, 12,714। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लैब्राडोर। लैब्राडोर जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं। इसको हम लोग अबिंदुकता कहते हैं।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अबिंदुकता। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी कर, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रकाश का अपवर्तन। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। बताइए कि वर्तिका और वर्तिकाग्र जो उपयोगी उत्पाद होते हैं किसके? केसर में, बी करेक्ट आंसर है केसर। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हल्दी जो चूर्ण होता है टर्मेरिक पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है, सी करेक्ट आंसर है, शुष्क प्रकंद से। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान है? बताइए, मानव निर्मित धान है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिटिकम जो है, ट्रिटिकल यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो कि मानव निर्मित धान है। भारत किस देश के साथ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? बताइए, ये करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है जापान के साथ, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, बताइए उनकी आगे व्याख्या की गई है कहाँ पे? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल्य कर्तव्यों में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो बताइए कि कौन सा जो चीज़ें हैं वो किस देश से ग्रहण की गई है? एक एक करके मैच कीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी कि ए का 4 के साथ, ए का 4 के साथ सभी जगह मिल रहा है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, बी का 3 के साथ, तो 4 का 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये कनाडा से लिया गया, यानी कि डी का 2 के साथ, तो डी का 2 के साथ यहाँ पर मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस भाग में? भाग 20 जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया और जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, विभिन्न यहाँ पे चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आदि के वेतन के संबंध में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, वेतन के संबंध में जो प्रावधान किया गया संविधान के किस अनुसूची में किया गया। आपको पता है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और उन्हीं में से बताना है कि वेतन से संबंध का प्रावधान जो वो किस सूची में की गई है। तो वेतन से संबंधित द्वितीय अनुसूची में, और इन्हीं जो अधिकारियों के बारे में, इनके शपथ के बारे में जो बात कही गई है वो तीसरी अनुसूची में की गई है। तो फिलहाल यहाँ पे वेतन से बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस आर्टिकल में निहित है? तो इसका संबंध हो जाएगा, हम कह सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 53, ठीक है, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो किसी भी सदन से उठाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी सदन से उठाया जा सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत? तो 61 आर्टिकल के तहत। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि 500 से अधिक राजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है किसने? तो सरदार पटेल और बीपी मेनन, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई।
आबिद हुसैन समिति गठित की गई? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, मैं वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। नेक्स्ट वन है कि किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो एशियन टाइगर के रूप में हम जानते हैं किसे? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, यानी कि सभी 4 जो देश यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी को मिलाकर के एशियन टाइगर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, विमल जलान जो देख रहे हैं वो फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिक रणनीति किस योजना का अंग था? उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की जो रणनीति थी वो किस योजना का अंग था? तो आपको पता है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित भी था। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? और वो झील है विक्टोरिया झील। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, विक्टोरिया झील जो है वो 3 देशों के मध्य में स्थित है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। ठीक है, अगला प्रश्न, कैस्पियन सागर स्थित है? कैस्पियन सागर स्थित है। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ फ्रेंड्स कि बताइएगा कमेंट्स करके, कैस्पियन सागर जो है वो किन देशों को टच करता है, यानी कि कैस्पियन सागर से लगने वाले जो देश है वो कौन कौन से? तो फिलहाल यहाँ पे एक तो करेक्ट आंसर होगा रूस और ईरान। इसके अलावा कौन कौन से देश है आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आज देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूनहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सूनहर जो है निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सुप्रियर को ह्यूरोन से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सुप्रियर को ह्यूरोन से। नेक्स्ट प्रश्न की मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? मैंने कल के होमवर्क में आपको बताया था कि खेलों के प्रमुख शब्दावली को आपको याद रखना है। तो मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? आई होप कि अपना होमवर्क आपने कंप्लीट किया होगा। तो करेक्ट आंसर है पोलो से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए, पोलो से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस है हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे बंकर, बंडर, चक्कर, चुक्का, मैलेट, हुक और हैंडीकैप, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखा। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है बंकर और चक्कर और चुक्का, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गैम्बिट जो है शब्द किस खेल से संबंधित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई प्रश्न है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गैम्बिट का संबंध शतरंज से है, ऑप्शन डी करेक्ट है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है जिसके प्रमुख शब्दावली क्या क्या चीज़ें हैं। तो विशप, गैम्बिट, चेकमैट, ग्रैंड मास्टर, फिरे, नाइट और एलो रेटिंग, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? अगला प्रश्न, बटरफ्लाई स्टॉक शब्द संबंधित है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा, बटरफ्लाई स्टॉक। तो बटरफ्लाई स्टॉक जो है संबंधित है ये तैराकी से। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो कहाँ पर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल में। ठीक है, सबसे निचला मंडल होता है पृथ्वी के 5 मंडल में सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान, बी करेक्ट आंसर होगा, भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ लोग करके आते हैं। प्रथम जनगणना पूछी जा रही है, तो प्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, और मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ। ठीक है ना, प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगर क्वेश्चंस में नियमित जनगणना पूछी जाती जो अब होता है 2011 से में हुआ था, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है, 2001 से लेकर के 2011, अब 2021 में होने वाला है। तो ये जो जनगणना होता है वो नियमित जनगणना है, प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। इसकी स्टार्टिंग की गई थी लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से।
ठीक है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो, नियमित जनगणना कहें तो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में। तो फिलहाल सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? कितना हिस्सा राज्य को देना तय किया गया था? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर है 89%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लूसेंट से खत्म हुआ, बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो आधारशिला रखी गई है श्री कृष्ण मंदिर, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस बैंक ने युवा पे नामक एक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की थी? युवा पे, तो यस बैंक ने, ठीक है। बी करेक्ट आंसर होगा यस बैंक। अगला प्रश्न कि किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एमएसएमई जो दिवस होता है कब मनाया जाता है? एमएसएमई का मतलब कह सकते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग है, ये दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की मारिच स्वदेशी रूप से विकसित एक है। मारिच हाल ही में इसको विकसित किया गया था, मारिच जो कि स्वदेशी रूप से विकसित है। तो ये कह सकते हैं कि टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है, ए करेक्ट आंसर है, टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, ठीक है। ए बर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए बर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है मेघा मजुमदार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, भारत करेगा, ठीक है, भारत। नेक्स्ट प्रश्न की किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो यानी कि लिटिल स्टडी लिटिल प्ले योजना शुरू की है? तो ये त्रिपुरा की सरकार ने घोषणा किया था, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया हाल ही में किस राज्य में? तमिलनाडु, राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? इंदिरा रसोई योजना की स्टार्टिंग की गई है किस राज्य के सरकार के द्वारा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान के सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्कोरिंग यहाँ पे 42 प्लस है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपने 42 से कम स्कोर किया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत है। तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी स्कोरिंग क्या रही, कितना आपने स्कोर किया। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक छोटा सा बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ थी। देखिए फ्रेंड्स, कल से मैं कोशिश करूँगा, ये आपको पता है कि बिहार एसआई में अधिकतर क्वेश्चंस जो कि लूसेंट से आपका मैच कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको छोटा सा मिनी टेस्ट से स्टार्ट करूंगा, मिनी सेट। जैसे मैंने कहने का मतलब ये कि 100 क्वेश्चंस का सेट तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हर 2 दिन पे, एक फुल मॉक टेस्ट तो आता ही है। लेकिन जो ये हमारा लूसेंट का चल रहा था 50 क्वेश्चंस के साथ, जो अभी वीडियो आपने देखा, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग लूसेंट से रखेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अदर जीके से रखेंगे, यानी कि कहीं से भी मैं आपके साथ जीके शेयर करूंगा और वो काफ़ी अच्छे जीके होंगे, ठीक है। यानी कि 20 से 25 क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि लूसेंट से हो, बाकी क्वेश्चंस अदर कहीं से भी मैं रख सकता हूं ताकि आपके पास एक अच्छी कलेक्शन हो जाए। लूसेंट तो हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, अब तक है हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है जो एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस है, ठीक है। तो आपकी क्या राय है इसके अकॉर्डिंग आप नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।